हेलो एवरीवन, हम कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक देख रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन से पर्टेनिंग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है जिसका नाम है कैंसिलेशन ऑफ इंटरकंपनी बैलेंसेस। अब ये इंटरकंपनी बैलेंसेस क्या होता है और इसे कंसोलिडेशन करते वक्त या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त क्यों कैंसिल किया जाता है, इसको हम एक पहले सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर हम इसे पेरेंट और सब्सिडियरी पे भी अप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है मिस्टर कायद के नाम से, और मिस्टर कायद के पास अपने एसेट्स में, अपनी वेल्थ में 1 करोड़ रुपए का कैश आ रहा है। हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर कायद और इसकी वेल्थ में, इसके एसेट्स में 1 करोड़ रुपए का कैश आ रहा है। इसी के बराबर में एक और इंडिविजुअल है मिस्टर मुर्तुज़ा के नाम से। मिस्टर मुर्तुज़ा और मिस्टर कायद के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बाप बेटे का है, फादर और सन का है। अब मिस्टर मुर्तुज़ा बिल्कुल कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मिस्टर मुर्तुज़ा को एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने अपने फादर से लोन लिया और मिस्टर कायद के पास, चूंकि वो मिस्टर मुर्तुज़ा के फादर ही हैं, तो 1 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ था। इन्होंने ये 1 करोड़ रुपए का कैश मिस्टर मुर्तुज़ा को एज अ लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद मिस्टर मुर्तुज़ा के एसेट्स में, मिस्टर मुर्तुज़ा की वेल्थ में 1 करोड़ रुपए का कैश आ गया और मिस्टर मुर्तुज़ा के पास एक लायबिलिटी यानी कि लोन पेबल टू फादर 1 करोड़ रुपए आ गया, यानी कि नेट एसेट्स या नेट इक्विटी मिस्टर मुर्तुज़ा की 0 आ गई। अब अगर मैं मिस्टर कायद को एक सेपरेट इंडिविजुअल कंसिडर करूं और मिस्टर मुर्तुज़ा को एक सेपरेट इंडिविजुअल कंसिडर करूं और इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों की एसेट, इन दोनों की वेल्थ देखूं, तो मिस्टर कायद की बैलेंस शीट पे, मिस्टर कायद के असासों में 1 करोड़ रुपए का लोन आ रहा है। 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर मुर्तुज़ा, लोन रिसीवेबल फ्रॉम सन आ रहा है। मिस्टर मुर्तुज़ा की एसेट्स में, मिस्टर मुर्तुज़ा की वेल्थ में 1 करोड़ रुपए का कैश आ रहा है जो इन्होंने अपने फादर से एज अ लोन लिया है और 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 1 करोड़ का लोन पेबल टू मिस्टर कायद आ रहा है, यानी कि नेट एसेट्स 0 आ रहा है। अगर इस पोजीशन पे मैं आपसे पूछूं कि ये जो कायद एंड सन्स एक कंप्लीट फैमिली है, इस कायद एंड सन्स की टोटल औकात, इस कायद एंड सन्स की टोटल वेल्थ, इस कायद एंड सन्स के टोटल एसेट्स कितने हैं? सर, मिस्टर कायद के 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल का एसेट है और मिस्टर मुर्तुज़ा के पास 1 करोड़ रुपए का कैश है, तो क्या इन दोनों के टोटल एसेट्स 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे? क्या मिस्टर कायद का 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल का एसेट और मिस्टर मुर्तुज़ा के पास 1 करोड़ रुपए का कैश जो उन्होंने ऑलरेडी मिस्टर कायद से ही लोन के तौर पे लिया है, तो क्या इस फैमिली के, क्या इस कायद एंड सन्स के टोटल एसेट्स 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे? द आंसर इज नो। जब हम मिस्टर कायद और मिस्टर मुर्तुज़ा को आइसोलेशन में देख रहे हैं तो यस, मिस्टर कायद के पास 1 करोड़ का लोन रिसीवेबल फ्रॉम सन है और मिस्टर मुर्तुज़ा के पास 1 करोड़ रुपए का कैश है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला लेते हो, जब आप इन दोनों को एक फैमिली कंसिडर करते हो, तो ये 1 करोड़ का लोन रिसीवेबल और 1 करोड़ रुपए का कैश, ये कोई सेपरेट एसेट्स नहीं है, बल्कि आपस में इन दोनों के दरमियान ही रिसीवेबल पेबल है। यानी कि अगर मुझे इस फैमिली की, मुझे इस कायद एंड सन्स की टोटल औकात, टोटल वर्थ देखनी है, तो मैं मिस्टर कायद के पास जो 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल फ्रॉम सन आ रहा है और मिस्टर मुर्तुज़ा के पास जो लोन पेबल टू फादर आ रहा है, इस 1 करोड़ रुपए के लोन को इस 1 करोड़ रुपए के लोन पेबल से नॉक ऑफ कर रहा हूँ और कायद एंड सन्स की टोटल वेल्थ, टोटल एसेट्स हमारे पास 1 करोड़ रुपए का कैश रह जाएगा। यानी बताना ये चाह रहा हूं कि आइसोलेशन में तो मिस्टर कायद के 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल का एसेट है, आइसोलेशन में तो मिस्टर मुर्तुज़ा के पास 1 करोड़ रुपए का कैश है, लेकिन जब आप इस कायद एंड सन्स को एक फैमिली के तौर पे देखते हो, एक सिंगल यूनिट के तौर पे देखते हो, तो ये 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल और 1 करोड़ रुपए का कैश, ये कोई 2 अलग अलग एसेट्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे की तरफ ही लोन रिसीवेबल पेबल है। इस लोन रिसीवेबल पेबल को बिटवीन द फैमिली मेंबर्स हम कहते हैं इंटरकंपनी बैलेंसेस। और अगर आपसे कहा जाए कि इस कायद एंड सन्स की टोटल औकात, टोटल वेल्थ कैलकुलेट करो, तो वो 1 करोड़ का लोन रिसीवेबल और 1 करोड़ का कैश 2 करोड़ रुपए नहीं बन जाएगा, बल्कि इस फैमिली की वेल्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए के लोन रिसीवेबल फ्रॉम सन को 1 करोड़ रुपए के लोन पेबल टू फादर से नॉक ऑफ करना पड़ेगा और इस कायद फैमिली की टोटल वेल्थ, टोटल एसेट 1 करोड़ रुपए बन रही होगी। तो यही इंटरकंपनी बैलेंसेस है और कंसोलिडेशन करते वक्त या फैमिली की इनकम देखते वक्त या ग्रुप की पोजीशन देखते वक्त हम इंटरकंपनी बैलेंसेस को सिंपली नॉक ऑफ कर रहे होंगे। अब इसी इंटरकंपनी बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट को पेरेंट और सब्सिडियरी के केस में अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पेरेंट कंपनी है और इस पेरेंट कंपनी ने आज ही एक सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर किया है। हमारे पास एक पेरेंट कंपनी है और पेरेंट कंपनी ने आज, यानी कि आज डेट ऑफ एक्विजिशन है, आज ही एक सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर किया है। पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी शेयर्स आ रहा है 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए के इसने सब्सिडियरी के शेयर्स खरीदे। पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट पे लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडियरी आ रहा है 2 लाख रुपए के, यानी पेरेंट ने सब्सिडियरी को 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। और पेरेंट की बैलेंस शीट पे कुछ अदर एसेट्स आ रहे हैं 8 लाख रुपए के। ये अदर एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और बाकी सारे अदर एसेट्स हो सकते हैं। तो पेरेंट की बैलेंस शीट पे 3 एसेट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी 5 लाख रुपए, लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडियरी 2 लाख रुपए
और अदर एसेट्स 8 लाख रुपए, तो ये टोटल आ गया 15 लाख रुपए। पेरेंट की बैलेंस शीट पे कुछ लायबिलिटीज आ रही है 6 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए के एसेट्स, 6 लाख रुपए की लायबिलिटीज, यानी कि पेरेंट कंपनी के नेट एसेट्स आ गए 9 लाख रुपए। और जैसा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में समझते हैं कि नेट इक्विटी या नेट एसेट इज इक्वल टू नेट इक्विटी, तो अगर 9 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं तो पेरेंट की नेट इक्विटी भी 9 लाख की होगी, जिसको हमने यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है कि शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए का और रिटेन अर्निंग्स है 6 लाख रुपए की। तो ये तो हो गई हमारे पास पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट। अब मैं देखता हूँ सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को। तो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट पे एसेट्स आ रहे 8.5 लाख रुपए के। ये 8.5 लाख रुपए के एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और बाकी सारे एसेट्स आ रहे होंगे। सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में एक आ रहा है लोन पेबल टू पेरेंट कंपनी 2 लाख रुपए। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आ रही है लोन पेबल टू पेरेंट कंपनी 2 लाख रुपए। ये वही 2 लाख रुपए की लोन लायबिलिटी है जो पेरेंट के एसेट्स में ऐसा 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल आ रहा था। और इसके अलावा सब्सिडरी की कुछ और लायबिलिटीज आ रही है 1.5 लाख रुपए की, जो कि ट्रेड पेबल या बैंक बोरिंग्स वगैरह होंगी। तो सब्सिडरी कंपनी के टोटल एसेट्स है 8.5 लाख रुपए, सब्सिडरी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज है 3.5 लाख रुपए। तो 8.5 लाख माइनस 3.5 लाख, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स बन गए 5 लाख रुपए। और अगर 5 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं तो नेट इक्विटी भी 5 लाख की होगी, जिसको हमने बाइफरकेट कर दिया है कि 2.5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और 2.5 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग्स है। ये हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन पे पेरेंट कंपनी की आइसोलेशन में बैलेंस शीट, सब्सिडरी कंपनी की आइसोलेशन में बैलेंस शीट आ गई। अब हम इन दोनों को कंसोलिडेट करने लगे। जब हम इन दोनों को कंसोलिडेट करेंगे तो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल होंगे उनको नॉक ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के प्रोसेस में पेरेंट और सब्सिडरी को सेपरेट कंपनीज नहीं बल्कि एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी समझा जा रहा है, बल्कि एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी माना जा रहा है। तो सर पेरेंट की बैलेंस शीट पे जो 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी आ रहा था और सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे जो 2 लाख रुपए का लोन पेबल टू पेरेंट आ रहा था, ये 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल पेबल तो नॉक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंट और सब्सिडरी का एक दूसरे की तरफ ही लोन रिसीवेबल पेबल है ना। तो सबसे पहले आप 2 लाख रुपए के लोन रिसीवेबल को 2 लाख रुपए के लोन पेबल से नॉक ऑफ कर दोगे, कट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। इसके बाद पेरेंट की बैलेंस शीट में इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शेयर्स आ रहा है 5 लाख रुपए। और चूंकि मैंने आज ही सब्सिडरी को एक्वायर किया है, सब्सिडरी की नेट इक्विटी कितनी है 5 लाख रुपए, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी की जो 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे वो एग्जैक्टली सब्सिडरी की इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, आज डेट ऑफ एक्विजिशन है, आज ही पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है, पहला दिन है। तो पेरेंट की बैलेंस शीट पे जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी आ रहा है 5 लाख रुपए, यही एग्जैक्ट 5 लाख रुपए सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे इक्विटी आ रही है, 2.5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल, 2.5 लाख रुपए का इक्विटी। इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी और 5 लाख रुपए की इक्विटी ऑफ सब्सिडरी को भी हम आपस में नॉक ऑफ कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोन रिसीवेबल पेबल को नॉक ऑफ किया। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि दो पार्टीज के दरमियान इंटरकंपनी बैलेंसेस सिर्फ लोन रिसीवेबल पेबल के हो। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो एक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट और दूसरी कंपनी के पास शेयर कैपिटल आ रहा है, तो ये भी तो इंटरकंपनी बैलेंसेस ही हैं। और चूंकि आज ही सब्सिडरी को एक्वायर किया तो जितनी सब्सिडरी की इक्विटी आ रही है उतना ही पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शेयर्स आ रहा है, दैट इज 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए पेरेंट की बैलेंस शीट से मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को कैंसिल करूंगा और दूसरी तरफ 2.5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल, 2.5 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी यानी कि 5 लाख रुपए की इक्विटी को भी सब्सिडरी की कैंसिल कर दूंगा। अब 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल, लोन पेबल दोनों की बैलेंस शीट से नॉक ऑफ किया, 5 लाख रुपए का पेरेंट की बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट्स और 5 लाख रुपए की सब्सिडरी की बुक से इक्विटी को कैंसिल किया। चूंकि हमने आज ही सब्सिडरी को एक्वायर किया है तो सब्सिडरी की कोई पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स नहीं है, जो भी इक्विटी सब्सिडरी की आ रही है वो सारी की सारी पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 5 लाख रुपए रिप्रेजेंट हो रही है। जब आपने 2 लाख के लोन रिसीवेबल पेबल को नॉक ऑफ कर दिया, जब आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी और सब्सिडरी की इक्विटी को नॉक ऑफ कर दिया, तो अब क्या हमारे पास रह गया जिसे हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे ले जाना चाहिए? सर पेरेंट कंपनी के अदर एसेट्स आ रहे हैं पेरेंट कंपनी के अदर एसेट्स आ रहे हैं 8 लाख रुपए के। ये 8 लाख रुपए के पेरेंट कंपनी के एसेट्स और सब्सिडरी कंपनी के अदर एसेट्स आ रहे हैं 8.5 लाख रुपए के। तो 8 लाख रुपए के पेरेंट के एसेट और 8.5 लाख रुपए के सब्सिडरी के एसेट, सारे 16 लाख के एसेट आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे चले जाएंगे। 8 लाख रुपए के पेरेंट कंपनी के एसेट्स, 8.5 लाख रुपए के सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स, सारे 16 लाख के एसेट्स आपके पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चले जाएंगे। पेरेंट कंपनी के पास लायबिलिटीज आ रही है 6 लाख रुपए की, सब्सिडरी कंपनी के पास लायबिलिटीज आ रही है 1.5 लाख रुपए की। तो 6 लाख की पेरेंट की लायबिलिटीज और 1.5 लाख की सब्सिडरी की अदर लायबिलिटीज, सर 7.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो साढ़े 16 लाख रुपए के टोटल एसेट्स, 7.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज, सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नेट एसेट्स आ रहे होंगे 9 लाख रुपए के। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो ये 9 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं उतनी ही नेट इक्विटी होनी चाहिए।
जो कि पेरेंट का शेयर कैपिटल और पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स यानी कि 3 लाख और 6 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, पेरेंट की बैलेंस शीट से 2 लाख का लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी की बैलेंस शीट से लायबिलिटी में लोन पेबल टू पेरेंट, इस 2 लाख रुपए के लोन को नॉक ऑफ किया, कैंसिल किया। पेरेंट की बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 5 लाख रुपए और सब्सिडरी की 5 लाख की इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को नॉक ऑफ कर दिया। क्या रह गया? पेरेंट के 8 लाख रुपए के अदर एसेट्स रह गए, सब्सिडरी के सारे 8 लाख रुपए के अदर एसेट्स रह गए, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे 16.5 लाख के टोटल एसेट्स आ गए। पेरेंट की 6 लाख रुपए की लायबिलिटीज रह गई, सब्सिडरी की 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज रह गई, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 7.5 लाख की एसेट्स लायबिलिटीज आ गई। 16.5 लाख के एसेट्स में से 7.5 लाख की लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो 9 लाख रुपए के नेट एसेट्स, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 9 लाख की ही इक्विटी होनी चाहिए। पेरेंट की इक्विटी में शेयर कैपिटल था 3 लाख रुपए और रिटेन अर्निंग्स था 6 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए की इक्विटी आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएगी। यानी कि पेरेंट और सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स को कंसोलिडेट करते वक्त हमने सारे इंटरकंपनी बैलेंसेस को नॉक ऑफ कर दिया और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की। अब अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है। सर क्या मतलब मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स का? देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे एक ट्रायल बैलेंस आ रहा होता है। उस ट्रायल बैलेंस के पीछे बहुत सारे अकाउंट्स लेजर आ रहे होते हैं और उस लेजर के पीछे बहुत सारी जनरल एंट्रीज आ रही होती है। यानी कि नॉर्मली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाया जाता है कि अकाउंटेंट बैठकर पूरे साल जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, फिर वो जनरल एंट्रीज जनरल लेजर में जा रही होती है, ट्रायल बैलेंस में जा रही होती है, और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड का नाम है। यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे कोई ट्रायल बैलेंस, कोई जनरल लेजर, कोई जनरल एंट्रीज नहीं आ रही होती। आम हालात में एक नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे तो एक ट्रायल बैलेंस होगा, एक जनरल लेजर होगा, एक जनरल एंट्रीज का मजमुआ होगा। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जिसके पीछे कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, जिसकी बैक पे कोई जनरल एंट्रीज नहीं होगी, बल्कि पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए जाएंगे, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए जाएंगे, इसमें कुछ कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट की जाएगी और आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, नॉर्मल सिनेरियो में जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आप उसकी सारी जनरल एंट्रीज को जनरल लेजर में, ट्रायल बैलेंस में बंद करते हो और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हो। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो हमें कोई कंसोलिडेटेड जनरल एंट्रीज नहीं मिलेंगी, बल्कि हमारे पास पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, कंसोलिडेशन की कुछ एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे और हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगे। आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में हमने इंटरकंपनी बैलेंसेस की कैंसिलेशन कवर की। आने वाले वक्तों में आप कंसोलिडेशन की मजीद एडजस्टमेंट्स कवर करोगे तो पेरेंट के सेपरेट, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल्स को मिलाया जाएगा, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स की जाएगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल्स, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल्स, अब जो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए की जाएंगी। यानी कि कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स पेरेंट के सेपरेट अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, सब्सिडरी के सेपरेट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। पेरेंट के सेपरेट अकाउंट्स और सब्सिडरी के सेपरेट अकाउंट्स का कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल आज हमने कवर किया इंटरकंपनी बैलेंसेस की कैंसिलेशन, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए की जाएगी। इन कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स का पेरेंट और सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जिसके बैक पर कोई ट्रायल बैलेंस या जनरल एंट्रीज नहीं आ रही होगी, बल्कि पेरेंट और सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल्स को मिलाकर उसमें एडजस्टमेंट्स करके हम एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन पे, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में, जितनी दफा आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जितनी दफा आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हर बार आप पेरेंट के सेपरेट, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल उठाओगे, उसमें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करोगे और आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ इंटरकंपनी बैलेंसेस और कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।